अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गुज़िश्ता रोज होने वाले पीडीएम के इजलास के हवाले से। खबरें ये आ रही हैं कि कल इस इजलास में मुख्तलिफ मामलात पर बड़े खुलकर इख्तलाफात सामने आए हैं, जिसमें हुकूमत और इदारों के साथ मुज़ाकरात, रियासती इदारों के सरबराहान का नाम लेने के हवाले से और इसके साथ साथ फाटा इंजमाम जैसे अहम इशू पर यह खबरें आ रही हैं कि ना सिर्फ इख्तलाफात खुलकर सामने आए बल्कि कुछ रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 11 जमाती ये जो हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद है इसमें दरारें पड़ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि इख्तलाफात तो पहले से मौजूद थे। अब आगे सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि अब इख्तलाफात से बढ़कर बात जो है वो तल्ख कलामी तक आ गई है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ कल हमने देखा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही मौलाना फजलुर रहमान जो कि सरबराह भी हैं पीडीएम के, उन्होंने साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। पहले आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, इस स्टेटमेंट के बाद, मौलाना फजलुर रहमान के स्टेटमेंट के बाद, हमारे चैनल के प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी की जानिब से बड़े वाज़ेह अंदाज में डिनाई किया गया इस स्टेटमेंट को। सुनवाइएगा जरा क्या कहा गया शब्बर जैदी साहब की जानिब से। मेरे 5.5 महीने के दौर में इमरान खान ने मुझे कभी किसी किस्म की चीज से नहीं रोका। ये मैंने जो 4 FIR इसको मौलाना साहब कह रहे हैं, ये मौलाना साहब ये FIR इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये मौलाना साहब के और उनके पीडीएम के साथियों के खिलाफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बयान के बाद और इस डिनाइल के बाद जो सियासी साख है उसे कितना नुकसान पहुंचेगा कि बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तहकीकात के इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। इस पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ मरियम नवाज की जानिब से भी आज मानसेरा में धुआंधार किस्म का खिताब किया गया। एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया गया, जहां गवर्नमेंट को, इदारों को, वहां यह भी कहा गया मरियम नवाज की जानिब से, बल्कि वो वहां मौजूद लोगों से वादा भी लेती रही कि अगर हम इस्लामाबाद की तरफ निकलते हैं तो क्या साथ दिया जाएगा। जरा आपको दिखाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा आज। मरियम नवाज साहिबा की बात आपने सुनी। यही वो नाज़रीन मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से सबसे पहले मैं एजाज अवान साहब की तरफ जाऊंगी। एजाज अवान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज पीडीएम का इजलास हुआ। खबरें ये आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हुकूमत से या इदारों से मुज़ाकरात में कोई हर्ज नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इदारों के सरबराहान का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। इससे पहले भी वो ये बात कहते रहे। मरियम नवाज ये कह रही थी कि क्यों ना नाम लिया जाए। इख्तलाफात बड़े खुलकर पहले भी थे, अब भी सामने आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब ये जो इख्तलाफात है, हम देख रहे हैं कि पीडीएम खुद तो एक पेज पर अभी तक आ नहीं सकी, हुकूमत को घर भेजने की बातें कर रही है। कैसे देखते हैं इस सारे मामलात को आप? थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, बात यह है कि ये जो अलायंस है ये अपनी गर्ज की बल्कि अपनी इक़्तिदार से महरूमी के नोहा खां हैं जो सब इकट्ठे हो गए हैं। इनके ना कोई मॉरल स्टैंडिंग एक जैसी है, बल्कि मॉरल्स तो ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे। अब जो आपने 2 शॉट्स चलाए हैं इन्हीं को आप देख लें कि मौलाना सफेद रिश मौलाना नाम के साथ मौलाना मजहबी आलम होने का दावा कर रहे हैं और जो कुछ कहा है वो एक शख्स बरमला कितने टेलीविजन चैनल्स पे आके डिनाई कर चुका है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की, न इमरान खान ने मुझे किसी कार्रवाई से रोका है। अब इस बात पे न इन्हें शर्म आएगी, न ये माजरत करेंगे, बल्कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। इनके साथ दूसरे जो शख्स हैं, जो साबका वजीर आजम है अब्बासी साहब, वो हर फोरम पे कह चुके हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और मुज़ाकरात के जरिए इन मसाइल का हल तलाश किया जाए। और ये फरमा रहे हैं कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे इस हुकूमत के साथ, क्योंकि ये ट्रूली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अगर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, DG ISI से मुज़ाकरात करना चाहते हैं? कहाँ की जमहूरियत, कौन सा चूरन है जो ये कौम को बेचना चाह रहे हैं? वहां भी कहते हैं ना कि इदारों को सियासत में नहीं आना चाहिए।
मैं यही कह रहा हूं कि इनके बयान के तजादिये, इनका जो बयानिया है उसका तजाद अगर आप देखते जाएं आपको हर लम्हे मिलेगा। मरियम नवाज जो लेक्चर कौम को दे रही हैं, ये वो औरत है जिसने बरमला टीवी पे झूठ बोला कि मेरे नाम पर कोई जायदाद नहीं है। फिर ये तमाम तर बैरूनी जायदादों की अकलौती बेनिफिशरी निकली और फिर हल्फ पे बयान कोर्ट के कटहरे में खड़े होकर वो डॉक्यूमेंट्स दिए जो फोर्ज्ड हैं, जिनकी फोरेंसिक रिपोर्ट लंदन से आ चुकी है कि कैलिब्रे फंड को खुद जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पॉइंट किया कि ये तो उस वक्त फॉन्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था इस्तेमाल के लिए, जिसके डॉक्यूमेंट्स आज आप टाइप करके पुरानी तारीख में ले आए हैं। फिर जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी लंदन की, उन्होंने भी कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं। तो जो औरत हल्फ उठाकर कोर्ट में झूठ बोल सकती है, जिनका वालिद हल्फ का डिसरिगार्ड करते हुए पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर झूठ बोल सकता है, जो इस वक्त मुल्क से भागकर बाहर बैठा है, जो पूरा खानदान एब्सकॉन्ड कर रहा है और अदालतों से भागा हुआ है, वो कौम को बता रहे हैं कि दयानतदार कौन है और बददयानत कौन है। यूसुफ रजा गिलानी को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, जिनको ये पहले अली बाबा और 40 चोर कहते थे, जिनका पेट फाड़ने का दावा करते थे, उनके साथ ये मिल गए और इन सब चोरों के वकील बन गए हैं मौलाना फजलुर रहमान। और अब गिलानी साहब को देख लें, तोशाखाना केस जो है, जो फर्स्ट लेडी टर्की ने अर्दवान साहब की बेगम साहिबा ने जो अपना हार तोहफे में दिया था, वो अपनी खिलाफत मूवमेंट के वक्त की एक जो कहते हैं ना रिटर्न कर रही थी उस कर्टसी को जो हमारी वो बुजुर्गों ने दिया था और जिन औरतों ने अपने जेवर बेचे थे, ये उनके सिलेबस में लिखा हुआ है। सही। उन्होंने वो हार पेश किया डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए और वजीर आजम की बेगम उठाकर उसको अपने घर ले गई और फिर 3 साल बाद उनके घर से बरामद हुआ। तो ये सब बेशर्म लोग हैं, झूठे हैं, जिनका मकसद वतन को लूटने के अलावा कुछ नहीं है। आपका और पॉइंट अब इन्हें सबको तकलीफ ये हो रही है कि सबको घसीट कर अदालत में लाया जा रहा है। सही, तो ये सब इकट्ठे हो गए। ठीक है एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जरूरत पेश आई मौलाना फजलुर रहमान को इस तरह का बयान देने की, और फिर भी किया गया जिस तरीके से बड़े वाज़ेह अंदाज में? देखिए, सियासत में जब पै दर पै नाकामियाँ होती हैं तो फिर फ्रस्ट्रेशन भी होती है, डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती है, फिर एक्विजिशन भी होती है, फिर काउंटर एक्विजिशन भी सामने आती हैं। देखिए, बुनियादी सवाल यह है कि जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि इतनी बड़ी बात आपने कह दी और आपने इतने बड़े मजमे में बात कह दी और कह दिया कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बातें शब्बर ज़ैदी ने की हैं, मेरा ख्याल है एक तो करना सियाक व सबाक से कोई चीज़ हट के बयान करना, उसका तो ना सियाक था ना सबाक था। वो जो उनका व्हाट्सएप भेजा गया पीस था वो मेरी भी नज़रों से गुजरा, मैंने भी देखा और लोगों ने भी देखा। उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर बात की डेफिनेटली, शब्बर ज़ैदी साहब ने 5 महीने बड़ा एफर्ट किया रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जब चेयरमैन FBR थे, कि मैं बावजूद कोशिश के कि मैं ये काम नहीं कर सका, जो मैं टैक्स जिन सेक्टर से लेना चाहता तो वो नहीं दे रहे, कॉर्पोरेट सेक्टर है, ज़राअत का सेक्टर है, नहीं दे रहे थे, किस तरह टैक्स बढ़ाना है वो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान को मैनेज करना। साथ ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ी एफर्ट भी किया, मेहनत भी की। फिर आप देख लें उनके डिनाइल में भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे कभी नवाज साहब ने नहीं रोका कि आप ये ना करें, किसी के बारे में कभी बात ही नहीं की। मौलाना साहब तो पर्टिकुलरली सोनिया कह रहे हैं कि वो लोगों को बताया गया कि जी ये लोग हैं जो बदनवानी कर रहे हैं, बदनवानी, और उन्होंने कहा कि उनको ना पकड़े। ये बहुत बड़ा एलिगेशन था। मेरा ख्याल है उसकी कंट्रडिक्शन आ गई है, लोगों को समझ आ रही है। देखिए, दूसरी जनरल साहब सबसे अहम बात जो मुझे लग रही है सारे मामले में, आप देख लें कि ये जो बात हो रही है, पहले PMLN का बयानिया था, फिर अपोजिशन का बयानिया आ गया, फिर उसको डाइल्यूट किया गया। 26 पॉइंट पहले दिए गए, 7 पॉइंट आपने और निकाले, आपने फ्रस्ट्रेशन में मिसाके पाकिस्तान बनाया। उसमें भी एक लाइन आप लिखते हैं जो मोतरजा काबिल जिसको कहते हैं मोतरजा हो सकती है, वो है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां जो है ना उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि मुदाखलत करें सियासत में। तो ये सारे लोग ही कहते हैं, हमेशा से कह रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब सवाल इस वक्त यह है कि भी प्रोवोकेशन क्या थी, ये सब कुछ करने की बात क्या थी। ये इलेक्शन हारने के बाद जनरल साहब जो GB में हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेशन इंतहा पे पहुंची है। मैं आज कोट करना चाहूँगा, हबीब अकरम है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है, मैंने सोनिया को भी कहा पढ़ा है। वो नरम गोशा रखते हैं जनरल साहब PMLN के लिए। वो जिस सबसे ज़्यादा कवरेज उन्होंने वहाँ जाके किया है सारे इस प्रोसेस के इलेक्शन की, उन्होंने इस आर्टिकल में बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि जी
कि ये बिलावल भुट्टो को भी और मरियम साहबा को भी कि किस मुंह से आप दोनों कह रहे हैं कि इलेक्शन चुराया गया, किस मुंह से आप दोनों कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन में धांधली हुई है। उन्हें कहा आपके इलेक्शन दोनों हुए थे, ठीक थे, ये खराब हो गया इलेक्शन। फिर उसने कहा कि तुम्हें इतनी सियासी समझबूझ होनी चाहिए थी तुम दोनों को कि इलेक्शन से 2 दिन पहले तुमने वहां पे मीटिंग की जीबी में बैठ के, तो आपको अंदाजा नहीं कि आपके लिए कितना डैमेजिंग था। लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। वो पीपल्स पार्टी के लोग जो PMLN की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, आप उनके साथ बैठी हैं तो मामलात खराब हुए, दोनों बैठे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला बंदा जो PMLN का वो कह रहा है, मैं समझता हूं कि ये एंडोर्स कर देता बड़ा वाज़ेह तौर पे कि इलेक्शन फेयर फ्री हुए। दूसरी बात है कि इलेक्शन को 2 मिनट के लिए अलहदा कर देते हैं। जनरल साहब आपसे मैं अगर ये सवाल सीधा सीधा पूछूं कि ये अब 20 साल की स्ट्रगल के बाद मौलाना साहब यहाँ पे पहुंचे हैं, कश्तियाँ जला दी गई हैं और आपने देखा कि एक साहबजादे उनके MNA हैं और वो हर तरीका उन्होंने आजमा दिया। कहा जा रहा है कि ये जो GB के इलेक्शन हुए इसमें भी वो कह रहे हैं कि जी हल्फ ना उठाया जाए। आपको क्या लगता है कि ये अदारों के साथ तो कभी भी नहीं लड़े, अदारों के जरिए वो पलते फूलते रहे हमेशा सारी जिंदगी, अभी क्या है? अब बिलावल भुट्टो साहब डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को, और हमने देखा और लोगों ने भी कहा पार्टी के अंदर अलहदा हो रहे हैं और ये बार बार कहना है कि जी हम हुकूमत के बयानी के साथ खड़े नहीं हो सकते, बातचीत नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से आवाज़ें आती हैं, अपना अब्बासी साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं जी हम बात कर सकते हैं। तो मसला आपके ख्याल में क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन की क्या वजह है? अब सबको पता लग रहा है कि जी इलेक्शन नहीं होने जा रहे, सबको पता चल रहा है कि जी जो इस वक्त हो रहा है उसमें हकीकत कितनी है, झूठ कितना, जितना झूठ मिलाने की कोशिश की जा रही है उसको लोग बाई नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि ये स्टेज पे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं? जी जनरल साहब। मेरे ख्याल में ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने से ज्यादा ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। अब आप देखिए पूरी कौम ने, पहली बात है पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया और पूरी कौम ने जिस डिसीजन को सराहा है वो है पाकिस्तान के अंदर से प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज का इख्तिताम होना और तमाम लोगों के ऊपर से PCR का कानून खत्म करके पाकिस्तान में शमूलियत और पाकिस्तान के आइन को बढ़ावा देना और उन इलाकों तक आइन की रेट एस्टेब्लिश करना, ये एक ऐसा मुहिब्बे वतन जेस्चर है, ये एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है जिसको हर आदमी मोतरफ है उसका। JUI फेक कह रही है, फजलुर रहमान ने कहा कि कौम ने इज्तमाई खुदकुशी कर ली है ये फैसला करके और हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। इससे पहले इनके वालिद साहब कहा करते थे कि जी पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हमारी पार्टी शरीक नहीं थी। तो ये इन लोगों की असलियत है, ये कौम के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। और जब ये जो आपने बात कही, गिलगित बल्तिस्तान में आज तक कोई सिटिंग गवर्नमेंट इस तरीके से, जिस तरह पहले स्वीप होता था, आज मेरे ख्याल में ये फेयरेस्ट इलेक्शन है कि आज की जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसने स्वीप नहीं किया, हालांकि लोग उनको वोट देते हैं। और जो ये नोहा लेके वहां गए थे, मैं इनको बयानिया नहीं कहता, ये करप्शन में जकड़े हुए लोगों का नोहा है, इक्तदार से अलग हुए खानदान का नोहा है जो ये स्टेज पे खड़े होके पढ़ रहे हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब के हवाले से जिस तरह आपने जिक्र किया, फाटा इंजमाम का जिक्र किया, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में उन्होंने कमेटी बनाई थी हेडेड बाय सताजी साहब, जो ना कल एक इंटरव्यू दोबारा इसी पे भी आ रहा था उनका, और उन्होंने बड़ी मेहनत से फाटा रिफॉर्म और इंजमाम के बारे में चीज़ें तैयार की थी और तय हो गया था, पार्लियामेंट का एक किस्म का फैसला भी था कि इंजमाम होना चाहिए। सिर्फ वाहिद आदमी थे फजलुर रहमान साहब जो इसको अपोज कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब जो है ना वो हॉस्टेज बने रहे, उन्होंने बड़ी मुद्दत तक इसको रोके रखा। फजलुर रहमान साहब की मोहब्बत में या क्या वजह थी, उन्होंने क्यों रोके रखा, जबकि सब लोग उनके पार्टी के लोग कहते थे कि जी इंजमाम के बाद वहाँ हर चीज़ रेगुलराइज हो जाएगी, वहाँ पे करप्शन खत्म होगी, मेन स्ट्रीम में जो अदारे आ जाएंगे, मजहबी अदारे भी आ जाएंगे, मदारस भी आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। सिवाय मौलाना साहब के हर बंदे ने इसकी हमायत की थी। अभी आप देख लें आज भी वही बात कर रहे हैं, फाटा इंजमाम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कबायली सिस्टम की तरफ हमें लेके जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, ये वही दो बातें जो इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा कि हम इस फेंस को उखेड़ कर फेंक देंगे जो बॉर्डर पे, पाक अफगान बॉर्डर पे लगाई जा रही है, और दूसरा कह रहा है हम इस इंजमाम को इज्तमाई खुदकुशी समझते हैं। तो इन लोगों की जहनीत ये है कि ये एक मखसूस 2-4 नशिस्तों के लिए एक ट्राइबल बेल्ट को इस्तेमाल करके वहां से इंतखाबात जीतना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश ये थी कि इसको और बलूचिस्तान का जो पश्तून बेल्ट है उसको मिलाकर एक सेपरेट सूबा बना दिया जाए, जहां ये और इनका खानदान वजारत आला के मनसब को एंजॉय करते रहें और उस कम्युनिटी को अपने मकसद के लिए यूज करते रहें।
ये पाकिस्तान के कानून के लिए और पाकिस्तान के आइन को बढ़ावा देने के लिए या पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सियासत नहीं कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये सब लोग, जिस तरह आज इमरान खान साहब ने कल परसों कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, देखिए जब तक इस मुल्क में आपकी और मेरी यादाश्त में आज तक किसी पार्टी ने इलेक्शन में हारने वाले कैंडिडेट ने या पॉलिटिकल पार्टी ने रिजल्ट को कभी तस्लीम नहीं किया। अब जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होती और दूसरे ममालिक की तरह जहां एक बड़ा मुस्तहकम इलेक्टोरल कमीशन नहीं बनता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब तक आप मुस्तैद और मजबूत नहीं करते, इंतखाबात होने ही नहीं चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि हर बार ये सुनने को आता है कि इंतखाबात में धांधली हो गई है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर चैलेंज कर रहा है बिलावल भुट्टो को। उन्होंने कहा मैं आपको चैलेंज करता हूं कि धांधली के केसेस मेरे पास लेकर आए। तो जब इलेक्शन कमीशन इनका अपना बनाया वो अभी चैलेंज कर रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो वहां की आरा आ रही हैं, उन पे भी यही है कि ये फेयरेस्ट इलेक्शन थे गिलगित बल्तिस्तान के, और जिस सब्र तहम्मुल से लोगों ने वोट डाला है वो उससे हमें सबक सीखना चाहिए। देखो जनरल साहब, और अब इमरान खान साहब ने बात तो की है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, लेकिन कि दीगर जमातें इस पर कितने हद तक साथ देती हैं, ये हो पाएगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने बड़े खुले दिल से ऑफर की है कि एक ऐसा निज़ाम लेकर आएंगे कि जिससे धांधली का शोर खत्म हो जाए। पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं कि धांधली का शोर मच जाता है, हारने वाली जमात अपनी हार को तस्लीम नहीं करती। आप समझते हैं कि दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उन्हें अब वक्त आ गया है कि संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए? देखिए सोनिया, मैं बड़े दिन से सुन रहा हूँ अपोजिशन के लोग एक इल्ज़ाम जनरल साहब बड़ी तवातर के साथ लगाते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट पे कि ये पार्लिमानी प्रैक्टिसेस में इंगेज नहीं करना चाहते अपोजिशन को। एक तरफ से इल्ज़ाम लगाते हैं और दूसरी तरफ अब जब इनको मौका दिया जाता है कि आके बैठें, अभी आप देख लें पिछले हफ्ते असद कैसर साहब स्पीकर हैं, उन्होंने बुलाया था सारी पार्टियों को पे आए, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी पे बात होगी या नहीं गए। अभी जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इनको कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि जी आएँ इस पे बात करते हैं, आए इंतखाबी इस्लाहात पे बात होगी। और फिर आप देखें ना, मेरा ख्याल है ये इनको समझना चाहिए सोनिया कि ये टेस्ट केस है जीबी का इलेक्शन, इसके बाद अभी देखें आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होना है, फिर आप देख लें पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन भी होने वाले हैं, हाँ प्लान किया जा रहा है उसको भी। इनको देखना चाहिए अपोजिशन को कि भी अगर तवातर के साथ आप समझते हैं कि जी धांधली होती है और ख़ास तौर पे 2018 और जीबी के इलेक्शन के बाद, तो होना क्या चाहिए कि आप फौरी तौर पे बैठ जाएं कि जी चलें रिफॉर्म करते हैं, ताकि तीसरा इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर वाला है वहाँ पे धांधली ना हो, फिर अल्टीमेटली 2023 में ये धांधली के बगैर ये इलेक्शन हो। अभी होना चाहिए कि मेरा ख्याल है अपोजिशन की जगह अगर कोई समझदार बंदा हो तो फ़ौरन कहेगा कि ये बेहतरीन मौका है कि इस कोयन को सीज़ किया जाए, इस इवेंट को सीज़ किया जाए और फौरी तौर पे मुज़ाकरात करके गवर्नमेंट को बांधा जाए। देखें इससे पहले भी आपको याद है कि जब 2018 के इलेक्शन में धांधली की बातें हुई थी तो इमरान खान साहब ने कहा था जी बताएं, हमने 4 हल्के खोलने के लिए बात की थी, 2013 का इलेक्शन हुआ था तो आपने नहीं खोले, 1.5 साल की रोने के बाद आपने 4 हल्के खोले, 2 में वो जीत गए, 2 में आप हार गए थे। अब ये कि आप सूरत हाल क्या डिफरेंट होने जा रही है कि अब बेहतरीन मौका है कि आप बैठ जाएं और ये इल्ज़ामात की बारिश लगाने से बेहतर है कि आप इस ओकेजन को कैश कराएं। अभी जिस तरीके से मैंने देखा कि इंडिपेंडेंट तबसरा निगार जो हैं और वो इनमें वो लोग भी सोनिया जो नरम गोशा रखते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, अभी टॉक शो पिछले 4 दिन के उठा के जनरल साहब देख लें, सब ने इस बात को रिजेक्ट किया कि जी जीबी में कोई धांधली हुई है। वो कहते भी कैसे धांधली होगी, ना वहाँ पे फौज है, ना हुकूमत ने कोई एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए हैं, केयर टेकर वहाँ पे एक सेटअप आया, उन्होंने इलेक्शन कराए और फिर वहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, वहाँ इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि जहाँ पे आप जाके कहें कि धांधली हो जाएगी, आप लोगों को ख़रीद लेंगे जिस तरह यहाँ पे ख़रीदते हैं। हाँ एक बात ज़रूर है, आज़ाद कश्मीर हो जीबी हो, वहाँ पे जब लोग देखते हैं कि जी सेंटर में गवर्नमेंट किसकी बन गई है तो समझते हैं कि वो रिसीविंग एंड पे होते हैं, फंड्स की जरूरत होती है, वो कहते हैं गवर्नमेंट अगर दे हमें हेल्प कर सकती है तो उस तरफ जाते हैं। अभी यही वजह आप 2009 में आप देख लें पीपल्स पार्टी सेंटर में जीती थी, वहाँ जीबी में जीती थी। फिर आप देख लें 2015 में क्या हुआ था, वहाँ के इलेक्शन जो हुए थे जीबी में, वहाँ पे नून वाले जीते थे। भाई देवे जो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब हैं जो साबिक चीफ मिनिस्टर,
वहाँ के हैं जो PMLN के हैं, उन्होंने अपना गुस्सा निकाला पीपल्स पार्टी के ऊपर कि जी इन्होंने गलत काम किए, बिलावल भुट्टो को डील का इल्जाम भी लगाया, जिसको वो आए बाएं शाएं करके हसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि निजी अल्फाज को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। फिर तोड़ मोड़ के पेश करने का वक्त जनरल साहब चला गया। एक वक्त होता था जब हम तो प्रिंट मीडिया में वक्त बहुत गुजारा है, उस वक्त कहा जाता था जी मेरी बातों को गलत तौर पे पेश किया गया है तो सबूत नहीं होता था। अब तो इधर से आप बात करते हैं उधर से फुटेज निकल आती। अभी आपने मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया, शबर वैदी साहब ने हमारे प्रोग्राम में बड़ा बुरे तरीके से उनको एक किस्म का, मैं तो कहूँगा शट अप कॉल दी कि भी झूठ मत बोलें, ये काम मत करें जो मैंने नहीं कहा। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे तो वो फिर मैं यही कहूँगा, ख्वाजा आसिफ साहब जो कहा करते हैं कोई शर्म होती है, कोई रिया होती है, अपनी बातों पे अपने खुद ही गिरमान में झांक के देखें कि हमने क्या करना है। तो जो आप बात पूछ रही, मेरा ख्याल है इससे आइडियल मौका नहीं हो सकता कि ये बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए, पार्लियामेंट के सेशन हो और वहाँ पे बैठ के आप कर लें रिफॉर्म। इससे पहले मुझे याद है एक और हुआ था, ये 32 मेंबर कमेटी बनाई थी इमरान खान साहब ने इलेक्शन के फौरन बाद कि जी आए बैठते हैं, ये उस कमेटी के बाद की बात है, वहाँ पे भी ये इकट्ठे नहीं हुए थे। तो अगर आपने इल्जामात ही लगाने और ये सिर्फ कि जी मैं हुकूमत में नहीं हूँ, फजल रहमान साहब खास तौर पे, तो बाकी सब कुछ गलत है, तो कोई नहीं मानेगा। ठीक है जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, एक तो इस पे आप भी कमेंट कीजिएगा। जी जी जनरल साहब, इस पे आप भी जरा कमेंट कीजिएगा। तो ये हमारे जो सियासतदान हैं, इनमें जो अक्सरियत है वो मफाद परस्तों का टोला है, पर्टिकुलरली पार्टी हेड्स का। एक तो वो दो कामों की तरफ वो कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि उनको ये सूट नहीं करता सिस्टम। एक, वो पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी के बिल्कुल कॉयल नहीं है, वो समझते हैं ये उनकी खानदानी विरासत है और वो खानदान में ही चलनी चाहिए। एक, इस पर ये कभी नहीं आएंगे। एक वाहिद सियासी जमात है इस पूरे मुल्क में, जमात इस्लामी, जब किसी की बाप या खानदान की विरासत नहीं चल रही, वो मेरिट पर अपना चेयरमैन प्रेसिडेंट तब्दील कर देते हैं। बाकी ये तमाम फजल रहमान की पार्टी हो या वली खान की पार्टी हो या नवाज लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये सब लोग अपने खानदानों में रखना चाहते हैं सियासत को। एक तो ये बात। दूसरा, वो इंतखाबात जो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये कभी भी नहीं करेंगे कि इंतखाबात फेयर हों और वो गैर मुतनाज़ा रहें। आज पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान से एक सबक सीखना चाहिए कि सख्त बर्फ में और सर्दी में जिस तरीके से लोगों ने बगैर झगड़ा किए, बगैर हुल्लड़बाजी के, बगैर लाठीचार्ज के, बगैर बैलेट बॉक्सेस उठाने के जिस तरीके से उन्होंने वोट डाला है, मेरे ख्याल में हमारी पूरी कौम को उससे एक सबक सीखना चाहिए। और फिर ये आप उनकी तजलील कर रहे हैं कि जहां उन्होंने मैंडेट दिया, कहीं आजाद को दिया, कहीं नून को दिया, कहीं पीपल्स पार्टी को, कहीं PTI को, और अब आप यहां बैठ के कह रहे हैं कि वहां धांधली हो गई है और उनका हक छीन लिया गया है। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चैलेंज कर रहा है कि लेकर आए धांधली के सबूत। तो ये कभी भी फिर अभी ये इमरान खान के साथ कभी भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये शफाफ इलेक्टोरल निजाम चाहते ही नहीं है। ये लोगों के बेसिक राइट्स बेचकर पुलिस के मुकदमे, गली में पत्थर फेंकवा दो, बिजली का वादा कर दो, गैस का वादा कर दो, और इस तरीके से ये वोट छीन कर आते हैं लोगों से। इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब मैनिपुलेशन है बड़ी पार्टियों की, और जिस तरीके से ये करते हैं। ठीक है शाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। वैसे जिस तरह से नून लीग इल्जाम लगा रही है, मरियम नवाज साहिबा भी बार बार ये कहती हैं कि हुकूमत में होने के बावजूद सादा अक्सरियत नहीं ले सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आप समझते हैं कि कहीं परफॉर्मेंस भी फैक्टर हो सकता है मरकज में जो रही, क्योंकि बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत का बार बार ताना दिया जा रहा है। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी इस पोजीशन में नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अहम सवाल तो इस वक्त यह है कि अगर जब आप ये कहते हैं कि जी आपके पास सारे वसाइल थे, आपके पास वसाइल हैं, ये बार बार इल्ज़ाम लगता है कि पूरी हुकूमती मशीनरी इस इलेक्शन में इस्तेमाल हुई है, तो भाई अगर यही काम करना था तो जनरल साहब ये 8 सीटें या 9 सीटें मिली हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल था? ये 14 सीटें ले लेते, 13 सीटें तो 23 में से होती हैं, एक सादा अक्सरियत के लिए 14, तो कोई मुश्किल था? अगर धांधली करनी तो ये भी कर सकते थे। तो ये बड़ा वाज़े तौर पे ये मैं देख रहा हूँ कि लोग जो एतराज़ कर भी रहे हैं उनको जवाब भी मिल रहा है हर तरफ से कि भी ये मुश्किल काम नहीं था। ये हुकूमत, ये खास तौर पे जनरल साहब, ये हुकूमत इस तरीके से कि अगर उनको यहाँ पे मुसीबत बनी हुई है कि जिस तरीके से कोलिशन पार्टनर पाकिस्तान ने उनको देखा आए दिन जिस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, तो ये तो बड़ा आसान था इमरान खान के लिए कि अगर उनका झुर्लू चल सकता तो वो चलाते, वहाँ कंफर्टेबली अपनी मेजॉरिटी ले लेते। मेरा ख्याल है ये सिर्फ
जिसको कहते हैं ना तनकीद बराए तनकीद है, सारा गुस्सा इस बात पे है कि जी हमारी बात मानी नहीं जा रही। और बहुत से हवालों से जो बातें सामने आई हैं सोनिया, उसमें एक बात में बड़ा वजन है कि मामला रुक जाता आके कि बातचीत कहाँ हो, वो आते हैं जी आपके केसेस, जिसका जनरल साहब भी जिक्र कर रहे थे। अब ये केसेस वाला मामला 98% से ज़्यादा केसेस तो पीपल्स पार्टी PMLN ने एक दूसरों के खिलाफ बनाए हैं। 2 केसेस नए खुले हैं इस दौर में, जो खुले हैं जो नई टीटीज, ये 25 बिलियन रुपीस की टीटीज जिस तरीके से हुई हैं, मुश्ताक चीनी वाला और मंजूर पापड़ वाले के निकले हैं, ढेरों लाखों रुपए की टीटीज निकली हैं जो पूरे ख़ानदान की हैं, शहबाज शरीफ साहब की। तो अब इसके अलावा तो कोई मुकदमा उनकी तरफ से दायर नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है इस वक्त आइडियली तो ये होना चाहिए कि अपोजिशन जिस तरीके से वीक विकेट पे बैठी हुई है, उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा, वो बैठे बात करें। और मेरा ख्याल है कुछ इलेक्शन रिफॉर्म के साथ साथ कोई और रिलीफ आपको ढंग तरीके से मिल सकता है, बजाय इसके कि रोज गाली दे और गाली के जवाब में अगर वहां से गाली आएगी जो कि अक्सर आती भी है, वो भी गलत बात है। और अच्छा, हम सब हुकूमत को भी वैसे स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत जिस तरह से आप भी हमेशा बात करते हैं कि रिसीविंग एंड पे होती है और मुज़ाकरात का जो दरवाजा है वो बंद नहीं होना चाहिए, डेडलॉक की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। इस पर मजीद भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़िर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। के बाद खुश आमदीद नाजरीन। कोरोना वायरस जो है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। कोरोना केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से अभी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काफी तशवीशनाक हद तक ये सूरत हाल जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि PDM बाजिद है कि हम जल्द से जुलूस करेंगे। हुकूमत की जानिब से फैसला जो किया गया उसे भी मुस्तरद किया गया। होना तो ये चाहिए था कि सियासतदान जो है वो अवाम में अवेयरनेस पैदा करें कि किस तरीके से जो है वो एहतियात की जाए, SOPs पर अमल किया जाए, लेकिन यहां सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ नजर आ रही है। आप समझते हैं कि ये रवैया काबिल मजम्मत है? थैंक यू। देखिए, ये रवैया यकीनन काबिल मजम्मत है, लेकिन इन सियासतदानों का सिवाय अपना हंडिया चूल्हे पे रखने के, अपना उल्लू संवारने से के अलावा इनकी किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। आप देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास है, उसमें नूर आलम साहब भी उठ जाते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं मेरे 5 दोस्तों को कोरोना हो चुका है, मैं भी छोड़ के जा रहा हूं। शेरी रहमान और हिना रबानी खैर भी इजलास से उठ जाती हैं, जल्दी निकल जाती हैं कि जी ये तो हम बहुत सारे लोग बैठे हैं और कोरोना फैलने का खतरा है। राना तनवीर साहब भी कहते हैं जी मैं भी जा रहा हूं क्योंकि यहाँ कोरोना फैलने का खतरा है। और वहां आप हजारों लोगों को इकट्ठा कर लें, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, न इतने बड़े लेवल पे कोई एहतियात होती है, बिल्कुल। लेकिन इनको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। इन्होंने अपना एजेंडा चलाना है, अपना नौहा सुनाना है लोगों को। ये लोगों को शऊर होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के और अपनी जिंदगियों से क्यों खेल रहे हैं इतने बड़े इज्तिमा में आकर। तो ये कोरोना से एहतियात हर शख्स ने अपनी जात के लिए करनी है। एक कमेंट जो हम पहले बात कर रहे थे उसको कहना चाहता हूं कि इमरान खान इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है। जिस तरह उन्होंने अभी सेनेट के इंतखाबात के लिए कहा है कि हाथ खड़ा करके वोट दो, अगर पार्लियामेंटेरियन और सेनेटर हो के आप जमीर की आवाज पे वोट नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते, तो कौन सी डेमोक्रेसी की तवक्को ये लोगों से रख रहे हैं एक आम आदमी से। तो इन्हें चाहिए जमीर की आवाज पर वोट दें ताकि सारी दुनिया देखे और यह हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो और मुल्क में भी ऐसी इस्लाहात लाएं ताकि बात को ट्रांसपेरेंट किया जाए। इमरान खान की इस बात को हमें जाया नहीं करना चाहिए कि वो उसने क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लाए कि ये जो एम्पायर मिल जाते थे उनको निकालें, न्यूट्रल एम्पायर लाएं। सही। और फिर आज वो पहला शख्स है जिसने कहा है कि सेनेट में रिवायत डालें हाथ खड़ा करके वोट डालने की, ताकि वोट डालने वाले का भी पता हो, जिसको डाला जा रहा है उसको भी पता हो और अपने जमीर की आवाज पे वोट डालें। तो वो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है क्योंकि वो अपनी औलाद और खानदान की सियासत नहीं कर रहा है। सही, ठीक है। मुल्क की इस्लाह की सियासत एहतिशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन मफाद परस्तों का टोला उसके साथ नहीं बैठेगा। ठीक है एहतिशाम साहब, वैसे नून लीग को तो मसला नहीं होना चाहिए शो ऑफ हैंड से। हालिया अभी जो लास्ट सेनेट इलेक्शन हुए वहां नून लीग के अपने लोगों ने किस तरीके से वफादारियां बदली हैं, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो आप नहीं समझते कि नून लीग को कम से कम नहीं होना चाहिए? ये वो इशू है जिसको हम कहते हैं कि इसमें विन विन सिचुएशन है, सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, गवर्नमेंट भी शामिल हो जाए, तो ये किसी तरीके से
ये रिफॉर्म्स कर लें। और साथ साथ एक और चीज़ बड़ी अहम है जिसकी तरफ ट्रांसपेरेंसी की तरफ इशारा किया है, अभी नैब लॉ को जो रिफॉर्म करने की बात हो रही है, अगर आमतौर पर लोग सोनिया ये कह रहे हैं कि ये अगर नहीं तब्दील होता तो नई गवर्नमेंट जो आएगी वो इमरान खान साहब को भी अंदर करेगी, इसलिए कि इसी लॉ को सामने रखते हुए इस लॉ के तहत मिस यूज होते हैं, उसकी भी जरूरत पूरी हो जाएगी और वो भी एहतजाज से निकल जाएगा। जी हाँ, मतलब सवाल तो जनरल साहब इस वक्त यह है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जहाँ जहाँ जिस चीज़ अदारे में रिफॉर्म्स हो सकती हैं वहाँ पे कर ली जाएं, खासतौर पे इंतखाबी रिफॉर्म और नैब रिफॉर्म, ताकि ये दोनों का झगड़ा गवर्नमेंट अपोजिशन का ख़त्म हो। आखिरी में जो बात हो रही थी इसकी कोरोना की, अब जिस तरीके से इसकी सेकेंड वेव हमारे मुल्क में, दुनिया में थर्ड वेव आ चुकी है, दुनिया सारी परेशान है, हर 5 में से कहा जा रहा है बाहर चौथा आदमी जो है ना उसको ये वायरस लग रहा है। तो मेरा ख्याल है जरूरत इस बात की है कि बजाय इसके कि अपना जाती एजेंडा और अपोजिशन अपनी बातों को आगे लेके जाए, और बड़ी खार में जवाब दिया उन्होंने कि अपने जलसे इमरान खान तुमने करनी है, हमारी बारी आई तो कहते हो जलसे रोक दो, और राना सनाउल्लाह सर तो कह रहे थे ड्रामा है। मतलब ये देखे ना, ये जातियात की सियासत यहाँ तक पहुंच गई है कि लोगों की सेहत के साथ खेलना ये जुल्म होगा। जी जी जनरल साहब, ये वायरस म्यूटेट कर चुका है, ये म्यूटेट कर चुका है, पहले से ज्यादा फर्टिलिटी बढ़ रही है और ये लंग्स और हार्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। हर शख्स ने अपने आप का ख्याल रखें, अपनी औलाद का और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। और इसमें जनरल साहब ये भी कहते हैं कि अगर कोई बंदा रिकवर भी हो जाता है तो उसके मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो है ना वो खड़े हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो के इकट्ठे हो रहे हैं, ये डेस्परेशन, उसके साथ ज़हनी बीमारियां जो है ना लग रही हैं, इसके साथ वो जाके दिमाग में रुक जाता है, जिस्म से निकल के दिमाग में फंस जाता है जाके वायरस। और डॉक्टर और पैरामेडिक्स बेचारे जो हैं उनके लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और आवाम को एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह से जनरल साहब ने भी बात की है कि ठीक है पॉलिटिशियन तो अपनी जाती सियासत के लिए लोगों को बुला रहे हैं, जिंदगियों से खेला जा रहा है, लेकिन खुद आवाम को एहतियात करनी होगी। अच्छा शाम साहब, 13 दिसंबर को पीडीएम का आखिरी जलसा है, ये कहा जा रहा था कि इस आखिरी जलसे से पहले हम हुकूमत को घर भेज देंगे, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल फिलहाल नजर नहीं आती। तो अब जलसे करने के बाद आप क्या समझते हैं अगला स्टेप क्या होगा? आज वैसे मरियम नवाज ने भी इशारा दिया है कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, तो ये लॉन्ग मार्च हो सकता है, और अगर होता भी है तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए, जो इन्होंने अपने 4 महीने के प्रोग्राम में बात की थी कि हमने स्टेप बाय स्टेप हमने जलसे जुलूस करने हैं, फिर इवेंचुअली इन्होंने ये भी कहा था सोनिया कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी अदम एतमाद में लेके आ सकते हैं। अभी आप देख लें कि 2 महीने का टाइम पड़ा हुआ है, दिसंबर जनवरी पूरी पड़ी हुई है, आधा महीना अभी भी पड़ा है, 2.5 महीने पड़े हुए हैं। तो अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जी ये ऑप्शन भी हम गौर कर सकते हैं कि अदम एतमाद वाला। देखें, बड़े वाज़ेह तौर पे लोगों को पता चल रहा है कि अदम एतमाद में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, खासकर पीपल्स पार्टी नहीं है, इनके अपने लोग नहीं हैं, और इनको बताया भी जा रहा है कि ये सुसाइडेड अटेम्प्ट होगी। खास तौर पे बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत बदली है, सेनेट में आपने चेयरमैन को बदलने की कोशिश किया, आप नाकाम हुए हैं, तो ये कामयाबी नहीं होगी। ठीक है, ये कहने वाले लोग कहते हैं कि जी आपको जलसे जुलूस करने की जरूरत नहीं, इतनी थिन मेजोरिटी, गालिबन 7 लोगों की वजह से हुकूमत बैठी है, ठीक है नहीं यहाँ पे। तो अगर इनको 5 लोग PMLQ के सपोर्ट कर रहे हैं, 7 लोग जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं आपके MQM के, तो वो आसानी के साथ हुकूमत गिर सकती है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। देखें ना, जिसका इस सारे निज़ाम के अंदर जिनके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, जमहूरियत की बात करें, पार्लियामानी डेमोक्रेसी की बात करें, तो ये पीपल्स पार्टी वालों की आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन कई हवालों से उनका नुक्ता बड़ा सही है कि जी निज़ाम को चलना चाहिए। मुझे याद है जरदारी साहब ने कहा था नवाज शरीफ साहब को, कभी ठीक है, मुझे याद है कि उस मैं डिनर लंच में था जब नवाज शरीफ साहब वहाँ गए थे जीतने के बाद, तो उस वक्त सदर से जरदारी साहब, तो जरदारी साहब ने जुमला कहा था, उन्होंने कहा जी आपके साथ मेरी मुलाकात 5 साल के बाद होगी, 4 साल शुरू हो जाएंगे तो फिर हम आपको टफ टाइम देंगे, इस दौरान हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे आपकी हुकूमत डिस्टेबलाइज हो। तो बात यह है कि ये जब अपोजिशन में ये होते हैं तो बात कुछ और होती है, हुकूमत पे बैठे हो तो कुछ और बात होती है। लेकिन अब सारे मरहले को इस तरह देखना चाहिए कि ये मुल्क के लिए मुसाहिब मुश्किलात पैदा हो रही हैं, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। एक मुल्क को दुनिया कह रही है कि जी कहाँ से काम चलेगा, छोटे छोटे मुल्क हम कहाँ करें, तो मेरा ख्याल है एक जॉइंट एफर्ट करने की जरूरत है हुकूमतों को। शाम साहब, अदालतों को इंटरवीन करना चाहिए अगर कोई लार्ज स्केल इंस्टेबिलिटी होती है और बात वक्त से पहले हुकूमत को भेजने की बात होती है, तो अदालतों को चाहिए कि सू मोटो लेकर पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर दें और इस प्रोसेस को शफाफ बनाएं, क्योंकि कौम मजीद 25 अरब रुपए खर्च करके अगर फिर यही राग सुनना है कि फिर धांधली हो गई है, तो उससे पहले निजाम को दुरुस्त कर लें, वरना इंतखाबात नहीं होने चाहिए इस मुल्क में जब तक इलेक्टोरल प्रोसेस शफाफ
बनाने का फुल प्रूफ अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, एक बात और कि दोनों तरफ से हम देख रहे हैं अभी जो माहौल है ना, हुकूमत बात करने को तैयार है, ऑपोजिशन तो कहती है हम बात करते ही नहीं है, ये तो सिलेक्टेड हुकूमत है। हुकूमत तैयार है, नहीं ऑपोजिशन हुकूमत अनकंडीशनल बात करने को तैयार है। वो ये कहते हैं कि बात हो सकती है अनकंडीशनल, लेकिन अगर आप मुकदमात की कंडीशन रख के, नैब रिफॉर्म्स की कंडीशन रख के बात करें, और आज इन्हें फजलुर रहमान तो बात करने की तरफ ले जाना ही नहीं चाहता। उन्होंने तो आज अपने प्लेटफॉर्म से कह दिया है कि इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। और मरियम नवाज भी वैसे जनरल साहब आज कह रही थी कि हम नहीं करेंगे मुसलसल भिजवा रही है। पीएमएलएन अब भी पूरी कोशिश कर रही है और पैगाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कहीं और भेजने की कोशिश कर रही है कि कोई राह निकाल कर दें। ठीक है, तो ये ऐसा दोगलापन जो है इसको आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।